जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। बिहार में प्रशांत किशोर लगातार जो है एक के बाद एक पत्ते खेलकर नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के हवा निकाल रहे हैं। तेजस्वी यादव पर भी हमला कर रहे हैं लगातार। इस बार तो मोदी पर भी बरसे हैं। लेकिन बिहार में इसके साथ साथ स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर बवाल मचा हुआ है, भूमि सर्वेक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ है। सरकार इन तमाम चीज़ों में फंसी हुई है। सरकार के जितने घटक दल हैं वो फंसे हुए हैं। कुछ बोल रहे हैं, कुछ मसलों पर नहीं बोल रहे हैं, कन्नी काट रहे हैं। इन तमाम सवालों पर आज हम जवाब जानेंगे। ये देश के बड़े बैंकर्स रहे हैं, बड़े अधिकारी रहे हैं, बैंक अधिकारी रहे हैं, लेकिन अब इस नौकरी को क्विट करके ये राजनीति में आए हैं और अब लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इनका नाम है कुमार सौरभ सिंह। आप लगातार इनको टीवी पर देखते होंगे, बड़े बड़े नेशनल चैनल पर सुनते होंगे। आज सूर्य विहार के स्टूडियो में आए हैं। ये सूर्य विहार के लिए गौरव की बात है। सबसे पहले हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत धन्यवाद। कुमार सौरभ जी, अभी जनसुराज राजनीतिक पार्टी बना है 2 अक्टूबर को, और उन्होंने जो पहला सियासी पत्ता खोला है, और वो पत्ता खोलने से सबसे पहले आपके नेता चिराग पासवान को नुकसान होगा और नुकसान होगा जीतन राम मांझी को। ये दोनों दलित नेता हैं और दलित कार्ड खेलते हैं, यही इनकी पहचान है। और प्रशांत किशोर जी ने मनोज भारती को ला करके एक ऐसा सियासी चाल खेला है जिससे कि आपके नेता को नुकसान होगा। कहा जा रहा है कि दलित के नेता तो जरूर कहे जाते हैं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, लेकिन दोनों नेता अपने परिवार को ही बढ़ाते रहे हैं। ये मनोज भारती को जो लाए हैं वो एक बड़े जो है अधिकारी रहे हैं, कई देशों में राजदूत रहे हैं वो, और वो इस संकल्प के साथ आए हैं कि वो परिवार को नहीं बिहार को बढ़ाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? आपकी पार्टी को, आपके नेता को नुकसान हुआ कि नहीं? बिहार को फ़ायदा होगा या फिर ये नए केजरीवाल हैं पिक के? क्या कहेंगे आप इस पूरे मसले पर? देखिए, सर्वप्रथम हमको ये समझना पड़ेगा कि बिहार 14 करोड़ लोगों का राज्य है और भारत में कुछ एक राज्य जिनकी राजनीतिक समझ अगर स्वयं में सबसे ज़्यादा है तो उसमें मैं मानता हूँ उत्तर प्रदेश और बिहार उसमें अग्रणी है। देश के राजनीतिक विमर्श उत्तर प्रदेश और बिहार से तय होते हैं और भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो राजनीतिक दल बनाए, वो जनता के बीच जाए, वो जनता से अपने लिए समर्थन और आगे आने वाले चुनाव में जनादेश मांगे। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन की स्थिति भी नहीं है और कुछ गलत भी नहीं है। प्रशांत जी बिहार के हैं, बिहार के एक अच्छे पढ़े लिखे युवा हैं। पिछले 2-2.5 वर्षों से वो लगातार यात्रा कर रहे हैं। वो बात वही कर रहे हैं जो 2020 के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी ने जिस नारे को दिया, जिसमें उन्होंने बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की बात कही, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का संकल्प है 2047 में, वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक बिहार भी एक अग्रणी राज्य न बने। तो वो तभी संभव है अगर आप हमारे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन डॉक्यूमेंट को देखेंगे, जिसको मुझे ड्राफ्ट करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उसमें सभी सेक्टर्स, बिहार के जितने भी आयाम हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, महिलाएं हो, सुरक्षा हो, इन सभी आयाम पर हमें क्या करना चाहिए और उसका अगर हम 80% भी पूरा कर लेते हैं तो बिहार एक विकसित राज्य की ओर बढ़ सकेगा। आपने विशेष रूप से मुझसे ये पूछा है कि किसी एक नए राजनीतिक दल के एक जाति विशेष के अध्यक्ष के बनाए जाने से क्या कोई फर्क पड़ेगा। मुझे लगता है कि
अभी जिनका आप नाम ले रहे हैं उनको राजनीति में अपना लिटमस टेस्ट देना बाकी है। देखिए, जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बना देना और बिहार के राजनीतिक स्थितियों के बारे में समझ रखना दोनों अलग अलग चीजें हैं। और इसका अंदाजा और इसका पता तभी लग सकता है जब बिहार के जनता के आप बीच जाएं और बिहार की जनता ये तय करे कि आप क्या कर रहे हैं। और मैं आखिरी बात इसमें ये कहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, अगर आपको ध्यान हो तो पिछले 3 वर्षों में बिहार में कहीं भी सिर्फ दलितों के साथ नहीं, किसी भी वर्ग के साथ अगर कुछ गलत हुआ तो वहां सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या हमारे दल के वरीय नेता पहुंचे और जनता के सुख दुख में लगातार खड़े हैं। आज बिहार बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है, यहां बिहार के नेता प्रतिपक्ष दुबई में बैठे हैं और हमारे नेता स्वयं केंद्रीय मंत्री नाव पर चढ़कर बाढ़ के क्षेत्रों का मुआयना कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, वहां पर राहत सामग्री उन्होंने। सौरभ जी आप विषय को भटका रहे हैं। मैं ये कर रहा हूं, बिहार में तो जाति के छाती पर ही चुनाव होता है। जाति के आधार पर मांझी जी एक बड़े पार्टी बना लिए, जाति के आधार पर पशुपति जी आपके पार्टी को दूसरे 2 फाड़ में बांट दिए, जाति के आधार पर उपेंद्र कुशवाहा अलग पार्टी चला रहे हैं। तो बिहार में जाति से आप कहां भाग सकते हैं? तो क्या मनोज भारती आपके नेता को प्रभावित नहीं करेंगे? सीधा जवाब इस पे हमको चाहिए। आप जो है आप बिल्कुल भटका रहे हैं, विषय से भटका रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आपको इस बात की समझ रखनी होगी कि विगत 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। उनके स्वयं के जाति के कितने प्रतिशत वोट हैं बिहार में? इसके बावजूद वो मुख्यमंत्री हैं ना यहाँ। यानी कहीं ना कहीं सुशासन और उनके अपने व्यक्तित्व और राजनीतिक समझ के कारण बिहार ने बार बार मौका दिया उनको। इधर नीतीश कुमार इधर जो 2-4 जो मीटिंग हुआ है चिराग पासवान जी के नीतीश कुमार के साथ, ये उसी की भाषा में आप बोल रहे हैं। इधर रिश्ते बहुत मीठे हुए हैं। नहीं, नीतीश और चिराग अभी मिले हुए हैं। देखिए, मीडिया का काम है हेडलाइन ढूंढना। हम हेडलाइन में विश्वास नहीं करते। देखो, एनडीए बिहार में, कल तक तो आप नीतीश के खिलाफ में थे, आपके नेता। अलग विषय है। हम विचारों के आधार पर और मुद्दों के आधार पर आज भी हमारी जहां असहमति होती है हम खुलकर बोलते हैं। लेकिन आज एनडीए के एक मजबूत घटक दल के तौर पर, एक जिम्मेदार घटक दल के तौर पर एनडीए एक मजबूत गठजोड़ के साथ बिहार में सरकार चला रही है। उसका नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा कि देखिए, किसी भी व्यक्ति का किसी जाति से होकर किसी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष होने का मतलब नहीं है कि वो उस जाति विशेष को रिप्रेजेंट करने लगे। ये संकल्पना सही नहीं है। मैं इसकी ओर इशारा कर रहा हूं। मनोज भारती असर डालेंगे नहीं डालेंगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं डालेंगे। बिल्कुल नहीं। 2025 के चुनाव में नीतीश के बाद सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा? चिराग पासवान होंगे, सम्राट चौधरी होंगे, या बीजेपी से कोई दूसरा होगा चेहरा, या फिर उपेंद्र कुशवाहा होंगे? आप ऐसा प्रश्न मुझे पूछ रहे हैं जिसका उत्तर देने की क्षमता मुझ में नहीं है। मैं बहुत साधारण कार्य करता हूं और ये नहीं, क्षमता तो आप में खूब है। नहीं, क्षमता तो आप में खूब है। आप हेडलाइन नहीं दे रहे हैं। राजनीतिक रूप से हर एक कार्यकर्ता का एक दायित्व होता है और वो उसी दायित्व के दायरे में रहकर अपना बयान दे सकता है। 2025 के विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर बात स्पष्ट हो चुकी है। इसके बाद दूसरा नेतृत्व कौन? मैं कह रहा हूं अभी 2025 में ही नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब 2025 के बाद 30 में क्या होगा उस पर अभी कोई बयानबाजी करना मुझे उचित नहीं लगता। बिहार में नंबर 2 का नेता कौन होगा? ये विषय है ही नहीं। ये मुझे नहीं लगता है ये डिबेट का विषय है। 2 नंबर कौन होगा, 3 नंबर कौन होगा, 4 नंबर कौन होगा, सभी नेता हैं। अच्छा, सभी अपने दलों हम के लिए आपसे बात करेंगे। आपकी सरकार है और बिहार में 3 चीजें हो रही हैं जिस पर खूब बवाल मचा हुआ जी। पहला चीज है, बिहार में भूमि सर्वेक्षण हो रहा है जी। भूमि सर्वेक्षण जो हो रहा है उसको लेकर के हंगामा मचा हुआ। किसान करें भैया, हम जो दस्तावेज जो मांगा जा रहा है अपने ही ज़मीन को मालिकाना हक साबित करने के लिए, वो दस्तावेज कलेक्ट्रेट में नहीं मिल रहा है, अंचल में नहीं मिल रहा है, फटा हुआ है। जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर पैसे की मांग हो रही है। किसान परेशान है। सरकार, दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि हम किसानों को समय बढ़ाएंगे, लेकिन अधिकारी करें कि ये भूमि सर्वे रुकेगा नहीं। कोई टाइम नहीं बढ़ रहा है।
आप जल्दी से जल्दी पेपर दीजिए। ये क्या है? मतलब कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन की स्थिति है। इस पर लोजपा का स्टैंड क्या है? देखिए, ऐसा है कि सरकार जो होती है वो कार्यपालिका नहीं, यानी अधिकारी नहीं, विधायिका चलाती है। पहले तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लेना चाहिए। विधायिका के द्वारा पारित आदेशों का कार्यान्वयन ही जो है वो अधिकारियों का काम है। तो किस अधिकारी ने क्या बयान दिया है उस पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी है। मैं भूमि सर्वेक्षण की बात करूंगा। देखिए, ये कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन और भ्रम फैलाने की का प्रयास लगातार हो रहा है। इसको गंभीरता से समझने की जरूरत है, चूंकि एक गंभीर विषय है। देखिए, भूमि सुधार अधिनियम 2009 में आया और भूमि सुधार अधिनियम 2009 के बाद जिले में डीसीएलआर के लेवल पे यह अधिकार दिया गया कि भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद को निपटाया जा सकता है। अब आप जरा आंकड़ों पर गौर करिए। आप कोर्ट के मामलों को छोड़ दीजिए। 2024 के मार्च तक औसतन प्रत्येक जिले में कम से कम 10 से 15 हजार भूमि विवाद के मामले लंबित हैं। अब इसको आप ऐसे समझिए कि बगल के हमारे छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी की भाजपा शासित सरकार थी और वहां पे एक बहुत बढ़िया सा इनिशिएटिव था जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने एक पासबुक इशू किया था और उस पासबुक में आप जमीन की खरीद और जमीन की बिक्री को सीधे तौर पर ऐड करा सकते हो। जैसे बैंक में आपका डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, वैसे ही जमीन का ये था। वहां आज छत्तीसगढ़ में भूमि विवाद से संबंधित मामलों की संख्या नगण्य हो गई है। बिहार में हाँ, प्रशासनिक त्रुटियां हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन आखिरी बात जो है इसमें कि आप देखिए, ये मौका है एक प्रकार से। सरकार ने आपको कभी भी बाधित नहीं किया है कि आप ये डॉक्यूमेंट लेकर आइए। पहले चरण में आपको फॉर्म 2 में सिर्फ अपने भूमि से संबंधित डिटेल और एक स्वघोषित जो है वंशावली देनी है। कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमको एफिडेविट करा के देना है, कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमको अंचल से बना के देना है। कहीं कुछ नहीं देना है। फॉर्म 2 में आपके जमीन से संबंधित खाता, प्लॉट और बाकी का डिटेल और स्वघोषित जो है वंशावली, ये दोनों चीजें जमीन के कोई कागज का जरूरत नहीं। जमीन के मालिकाना हक साबित करने के लिए तो उसी फॉर्म में एक कॉलम है, कॉलम 10, जिसमें बता रहा है कि भैया अगर आप ये प्लॉट आपका है, खाता ये है, तो इस जमीन आपको कहां से प्राप्त हुआ है, इसका आप मालिकाना हक साबित कीजिए। उसी में तो लोग फंस रहे हैं। देखिए, जमीन का कई प्रकार का नेचर होता है। या तो आपको रैयत से मिला है, या आपको आपने दूसरे माध्यमों से खरीदा है, या वो आम गर्म जरुआ है, या वो मालिक गर्म जरुआ है। जो भी जमीन का प्रॉपर्टी है, इस बात को मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि सरकार की मंशा आपसे आपकी जमीन को छीनना नहीं है। ये एक मौका है कि कहीं ना कहीं इरेगुलरिटी अगर है, मान लीजिए कि 4 पीढ़ियों से लोग एक दूसरे के साथ बैठ ही नहीं रहे थे कि किसका जमीन क्या है, किसकी चौहद्दी क्या है। आज गांव-गांव में लोग एक साथ बैठने लगे हैं। आप ये मानते हैं कि ये सर्वे बहुत अच्छा है? नहीं, मैं अच्छा और खराब नहीं कह रहा हूं। ये सर्वे एक मौका है और इस मौके को प्रत्येक आम आदमी को भुनाना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी कह रहा हूं कि प्रशासनिक स्तर पर कुछ कमियां और त्रुटियां हैं जिसको दूर करने के लिए सरकार ने ये 3 महीने का समय लिया है। उसके बाद भी अगर वो त्रुटियां दूर नहीं हुई तो शायद इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। आपको नहीं लगता है कि सबसे पहले सरकार को सर्वे करने से पहले किसानों को समय और देना चाहिए था और सबसे पहले अंचल के कामों को निपटाना चाहिए था? बिल्कुल। और उसके बाद में सर्वे करना चाहिए था? बिल्कुल। देखिए, इस मामले में सरकार का पक्ष बहुत साफ है। सरकार ने साफ कहा है कि हम अपने स्तर पर जो त्रुटियां हैं उनको भी दूर कर रहे हैं और उस आधार पर हम चाहते हैं कि बिहार में भूमि से संबंधित जो विवाद हैं, जहां कंफ्यूजन है, वो दूर हो। इसका मतलब ये नहीं है जो विपक्ष फैलाने की कोशिश कर रहा है कि सरकार किसी से भी उसका 1 इंच जमीन नहीं छीनने जा रही है, ये मैं कहना रहा हूं। तेजस्वी तो बोल रहे हैं, तेजस्वी का कहना है, पीके का कहना है कि अगर ये सर्वे नहीं रुका तो बिहार के गांव-गांव में बहुत कुछ होगा, मारपीट होगा, अच्छी बात है, हिंसा होगा। आप बिहार के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर ये आपके जिम्मेदारियों का भान है कि आप किस प्रकार से आम लोगों में सरकार के किसी निर्णय पर या सरकार के किसी इनिशिएटिव पर कंफ्यूजन फैलाकर लोगों के बीच में आप दंगा करवाना चाहते हैं। आप उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं। भैया, कहां सरकार ने कहा है कि किसी से उनकी जमीन छीन ली जाएगी?
ये मुझे आप एक स्टेटमेंट दिला दीजिए। अगर कागज नहीं दे पाएंगे किसान तो भाई छीनी जाएगी। कागज नहीं देने का कहीं प्रश्न नहीं उठता है। जहां आपका खतियान नहीं है, वहां जहां आपका खानगी बंटवारा है, सरकार उसको मान्यता देती है। ये बहुत साधारण सी समझ डेवलप करने की जरूरत है कि ये एक मौका है लोगों को, और इसको प्लीज सकारात्मक रूप से लीजिए कि एक मौका है जहां 3-3, 4-4 पीढ़ियों से बंटवारा नहीं हुआ है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर कुमार सौरभ जी बहुत बवाल मचा हुआ है भूमि सर्वेक्षण की तरफ। लोग कह रहे हैं कि सरकार जबरन लगा रही है, और जिस गरीब फैमिली के घर में 2 पंखा 2 बल्ब जल रहा है, फ्रीज भी नहीं है, उनके यहाँ हजार रुपए का बिल आ रहा है। पहले 250 में निपटा लेते थे अपना खर्चा, अब 1000 रुपया का बिल आ रहा है। ये गलत हो रहा है। देखिए, अगर इस प्रकार से कहीं कोई मामला है तो हम लोगों ने भी, आपको याद होगा फरवरी, देखिए प्रॉब्लम अब ये है, ये विपक्ष के प्रोपेगेंडा का, कि ये कॉपी तो करते हैं, कट कॉपी करते हैं, लेकिन पेस्ट करने में गलती हो जाती है। मतलब लोजपा के मुद्दों को भी उठा लेते हैं। हाँ जी, आपको ध्यान होगा कि फरवरी 2023 में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार के सभी जिलों में 1 दिवसीय धरना किया। बिल्कुल। क्यों किया था? वो तब किया था जब बिहार में अप्रत्याशित रूप से बिजली के दामों में बढ़ोतरी की जा रही। और उस धरने का और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के उस आह्वान का, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के आह्वान का असर ये हुआ कि बिहार में बिजली के दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई। अब इसको ये कंफ्यूज कर रहे हैं स्मार्ट मीटर से, इसको समझिए। देखिए, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC और बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन 2 रेगुलेटरी बॉडी है देश में और राज्य में। अगर आप उसके द्वारा प्रिस्क्राइब्ड जो आंकड़ा है, उसमें कहता है कि 15% से ज्यादा ट्रांसमिशन लॉस नहीं होना चाहिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बिहार में 2009 में 45% से ज्यादा ट्रांसमिशन लॉस था। यानी अगर 1 यूनिट बिजली, 100 रुपए की बिजली भेजी जाती है राज्य सरकार के द्वारा, तो उसके अगेंस्ट में उस समय मात्र 55 रुपए का कलेक्शन हो रहा था। ठीक है, बहुत लॉस। आज 2023 के अंत तक का आंकड़ा है मेरे पास, 24 का आंकड़ा नहीं है। 2023 में भी ये ट्रांसमिशन लॉस 35% है बिहार में, जो देश में कहीं नहीं है। तो CERC और BERC के द्वारा जारी किए गए मानक से 20% ज्यादा के ट्रांसमिशन लॉस पर क्या कोई भी साउथ बिहार पावर कॉर्पोरेशन चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। और स्मार्ट मीटर के लगने के बाद ट्रांसमिशन लॉस, माफी चाहते हैं, लेकिन बिहार में बिजली से संबंधित चोरी के मामले कितने हैं, हमारे जिले में या बाकी के जिलों में कितने FIR होते हैं, इसका अंदाजा आपको भी है। हाँ, स्मार्ट मीटर में अगर कोई इरेगुलरिटी है तो उस पर सवाल उठना चाहिए। अगर किसी गरीब के यहां 100 रुपए या 200 रुपए की जगह 1000 रुपए बिजली बिल आता है तो उस पर प्रश्न उठना चाहिए। और उसके लिए हम लोग स्टैंड करते हैं। किसी भी गरीब को अगर प्रशासनिक तरीके से सताया गया तो उसके लिए हम खड़े हैं, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे, हमारा काम है। मतलब नीतीश से भी, मतलब सरकार हमारी है, अगर उसमें कुछ गलत हो रहा है तो भाई हमको स्टैंड लेना पड़ेगा ना। हमको उसमें, देखिए, सरकार अधिकारी चलाते हैं और अधिकारियों के द्वारा अगर कार्यान्वयन में कहीं कोई त्रुटि है तो उस पर हम लोग जाएंगे, मिलेंगे, सुधार करवाएंगे। तो ये थे कुमार सौरभ सिंह जी, और जो बता रहे थे कि अगर जनहित के मामलों में अगर सिस्टम में बैठे लोग अगर गड़बड़ी करेंगे तो लोजपा रामविलास जो है उस पर स्टैंड लेगी, और हम जनहित के मुद्दों से कभी भागेंगे नहीं। हमारा विजन डॉक्यूमेंट है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो ये थे कुमार सौरभ जी जो बता रहे थे, अपने पार्टी के स्टैंड बता रहे थे, भूमि सर्वेक्षण पर बोल रहे थे, तमाम जानकारी आपको दी। ऐसे ही शख्सियत के साथ फिर हम कभी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।